हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आई एम शिवम पांडे एंड इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ एसएसटी टू क्लास 6 स्टूडेंट एंड द चैप्टर नेम इज पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। तो बच्चों, आज से हम क्लास 6 की एसएसटी को स्टार्ट कर रहे हैं और जो आपका अध्याय 1 है उसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आर्यभट्ट ने, ठीक है, 500 शताब्दी में कहा था, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। कब कहा था आर्यभट्ट ने? 500 शताब्दी में। कि पृथ्वी कहाँ है? अंतरिक्ष में है। पृथ्वी जल, ठीक, पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी शब्द का मतलब है मिट्टी, अग्नि और वायु से, इन चारों तत्वों से मिलकर बनी है। यह गोल आकार की है और इस पर स्थलीय प्राणी, जलीय प्राणी सब क्या है? मौजूद है। इसीलिए उन्होंने बोला इनसे घिरी हुई है। इतने साल पहले हमारे आर्यभट्ट जी ने इस बात को क्लियर कर दिया था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आपको इसी चैप्टर में मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं। इसका उत्तर आप अभी जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। निर्देशांक क्या है? पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है। तो ये 3 प्रश्न आपको इसी टॉपिक से दे दिए गए हैं, जो टॉपिक आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। शुरू होता है चैप्टर। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे। तो भाई, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको पता नहीं होगा कि हमें जाना है तो हम बाएं जाएं कि दाहिने जाएं, तो आप लोगों से पूछेंगे। या फिर आप क्या करेंगे, आज के टाइम में तो लोगों से पूछने वाली स्थिति नहीं रह गई है, गूगल मैप्स आ गया है। हम कहीं भी निकलते हैं तो उस जगह का नेम डालते हैं गूगल पे, अपना लोकेशन और फिर डेस्टिनेशन क्लिक करते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है? मैप आ जाता है। तो मैप को तो हम मानचित्र कहते हैं और हम अपनी कार से चलते रहते हैं। मैप हमको बताता रहता है कि आगे यहाँ से बाएं हो जाइए, फिर यहाँ से दाहिने हो जाइए, इतने किलोमीटर जा करके इधर घूम जाइए। तो मैप हमको सब बताता रहता है और हम उसकी मदद से आगे बढ़ते रहते हैं। आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं, मतलब मैप को देख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा नहीं, कक्षा 5 में, कक्षा 5 में मैप ही एक पूरा चैप्टर दिया गया है। तो कह रहा है कि अब यहाँ पे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। आइए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी भी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। आप किस मार्ग से जाएंगे? क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है? क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं? यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे? ऐसी परिस्थिति में ही एक मानचित्र उपयोग में आता है। तो भाई, अब नए उतरे हैं तो आपको मानचित्र दिया है, चलो मानचित्र देख लेते हैं। ये रहा मानचित्र, ये रहा रेलवे स्टेशन। आपको जाना कहाँ है? आपको जाना है बैंक। थोड़ा सा और नीचे होना पड़ेगा। ये रहा रेलवे स्टेशन। हम रेलवे स्टेशन से निकलेंगे, ठीक, हम ऐसे आएंगे, उसके बाद हम सीधे जाएंगे इस रास्ते को घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए यहाँ से हम कहाँ पहुँच जाएंगे? बैंक पहुँच जाएंगे। अब पढ़ाई अगर आपको कहाँ जाना हो, बाज़ार जाना हो तो बैंक से निकलेंगे, फिर हम ऐसे होते हुए कहाँ जाएंगे? बाज़ार चले जाएंगे। फिर हमको और कहाँ जाना है हमारे बैंक से? अगर बैंक से हमको उद्यान जाना है तो हम बैंक से निकलेंगे, इधर बाएं घूम के यहाँ पहुँच जाएंगे। हमको संग्रहालय जाना हो तो हम बैंक से निकलेंगे, फिर यहाँ से बाएं घूम के संग्रहालय पहुँच जाएंगे, ठीक। हमको बाज़ार जाना है, बैंक से निकलेंगे और ये बाज़ार आ गए जहाँ पे ये सारी दुकानें हैं। बैंक से निकलेंगे, सीधे आएंगे तो यहाँ विद्यालय आ जाएंगे। अगर रेलवे स्टेशन से आना होता तो हम रेलवे स्टेशन से निकल के सीधे आते और यहाँ पे विद्यालय मिल जाता। तो इस तरीके से आप मानचित्र की सहायता से आसानी से यात्रा
कर लेते हैं, क्योंकि आपको इसमें रास्ते पता हो जाते हैं। अब मानचित्र की परिभाषा लिखी है। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। ये क्या है? मानचित्र की परिभाषा है। यह पूछेंगे मानचित्र क्या है, तो मानचित्र की परिभाषा है कि एक मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला। मार्गदर्शक क्या करता है? रास्ता दिखाता है। इससे हमें पता चलता है कि विद्यालय या जो कुछ भी हम ढूंढ रहे हैं वह किस जगह पर स्थित है और वहाँ जाने के लिए रास्ता कहाँ से है, सड़कें कहाँ से बनी हुई हैं। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित चारों तीनों पर ध्यान दीजिए। देखिए मानचित्र के कोने में क्या बना है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का एक वो बना है दिशाओं का ज्ञान कराने के लिए। हम आगे देखेंगे कि कैसे कुछ विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्र को समझने में अधिक सहायक होते हैं। कि भाई अगर हम ये बोलते हैं कि जिस जगह पे वहाँ से उत्तर चले जाओ, दक्षिण चले जाओ, पूर्व चले जाओ, पश्चिम चले जाओ, ऐसी परिस्थिति में आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मानचित्र और उसके घटक। हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। यह एक लघु क्षेत्र, मतलब लघु मतलब छोटा, तो एक छोटे क्षेत्र गांव या कस्बे का बना सकते हो। एक बृहद क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है। मान लीजिए कि आपका जनपद या राज्य, जनपद मतलब जिला, जैसे मिर्जापुर जिला में रहते हैं, अथवा भारत जैसा एक अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। तो मानचित्र में हम कुछ भी दिखा सकते हैं। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं। सतह यानी जो जमीन है, तो आप जमीन को किस तरह से देख रहे हो? जैसे आप लोग कहाँ हो? आसमान में हो और आपके सामने नीचे क्या है? जमीन है। इस तरीके से हम सतह को देखते हैं। एटलस, एटलस क्या है? मानचित्रावली, मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है। ठीक है, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बहुत सारे मानचित्र हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए मानचित्र हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एटलस बोलेंगे। अब मानचित्र में क्या क्या देख सकते हैं हम? नदी, पहाड़, पर्वत, झरना, किसी देश में क्या है वो देख सकते हैं। सड़कों का कैसा जाल है, फैक्ट्रियों का कैसा जाल है, ठीक, रेलवे नेटवर्क किस तरह से बिछा हुआ है, वहाँ पे बिजली के लिए किस तरीके से तार बिछे हुए हैं, कौन से शहर कहाँ स्थित हैं और उनमें आपस में कनेक्शन कैसे है, मतलब किस तरीके से रोडों का जाल बिछा हुआ है, ये सब हम मानचित्र पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम एक देश का मानचित्र बनाते हैं तो वहाँ पे मौजूद हर चीज़ों का अलग अलग मानचित्र देखना पड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस पूरी किताब को एटलस कह देते हैं। अब मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र, मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों। किस आकृति की बात करें? प्राकृतिक आकृति, जैसे पर्वत, बोला ना, पहाड़, महासागर, नदी, झरना, इन सबको दर्शाने के लिए जो मानचित्र होता है उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक। दूसरा है राजनैतिक मानचित्र, देश या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। कि अगर हम नदी, पहाड़, पर्वत, मानचित्र में हमको क्या दिख रहा है? नदी दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है, झील दिख रहा है, झरना दिख रहा है। प्राकृतिक चीज़ें अगर मानचित्र के माध्यम से दिखाई जाएंगी तो उस मानचित्र को क्या बोलेंगे? भौतिक मानचित्र बोल देंगे। अगर हम अलग अलग देशों को दिखाएंगे, उनकी सीमाओं को दिखाएंगे, कहाँ पे कौन सा शहर है, कहाँ पे कौन सा राज्य है, कौन सा प्रदेश है, ठीक है, किस राज्य की राजधानी कहाँ पे है, अगर हम मानचित्र में इन सब चीज़ों को दिखाएंगे तो उस मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहेंगे। और आखिरी में आता है थीमेटिक मानचित्र, तो जो विशेष सूचना देता है। जैसे मैं एक मानचित्र आपको दिखाऊं, जिस मानचित्र में हम दिखाएं कि पूरे भारत में रोड नेटवर्क कहाँ है, कैसा है, मतलब कौन सी सड़क कहाँ से जुड़ी है। तो जब पूरा अगर हम सड़कों का जाल दिखाएंगे तो थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा। पूरा रेल नेटवर्क दिखाएंगे कि ट्रेन किस तरह से चलती है, थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा। ठीक, मैं आपको दिखाऊं कि भारत में सीमेंट फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगी है, तो पूरे सीमेंट की फैक्ट्री दिखाई जाए, वो क्या कहलाएगा? थीमेटिक मानचित्र कहलाएगा। जब एक विशेष चीज के लिए हम मानचित्र को दिखाते हैं तो उसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। मानचित्र के भी क्या होते हैं? घटक। तो मानचित्र के घटक क्या क्या है? दूरी है, दिशा है और प्रतीक चिन्ह है। कि कौन सी चीज़ कितनी दूरी पे है, दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और प्रतीक चिन्ह उसको दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल किए हैं। आप चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम 2 के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि दूरी और दिशा। आइए अब हम इन्हें अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। सवाल है, क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक बृहद क्षेत्र को कागज के एक टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? भाई अगर हम पूरी दुनिया का मानचित्र देखते हैं तो एक बड़े से कागज पे आपको पूरी दुनिया का मानचित्र दिखा दिया जाता है, लेकिन वास्तव में दुनिया तो बहुत बड़ी है।
तो आपको ने कभी सोचा कि ऐसा कैसे कर रहे हैं कि इतनी बड़ी दुनिया को एक छोटे से पेपर दिखा दे रहे हैं? यह मानचित्र की स्केल की सहायता से किया जाता है। कैसे करते हैं? स्केल की सहायता लेते हैं कि हम मान लो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर को हम कहते हैं, जो मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर दूरी है वह वास्तव में 1000 किलोमीटर के बराबर है। तो अपने आप है कि हम 1000 किलोमीटर को अगर मानचित्र का 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो इतनी बड़ी दुनिया भी क्या है, इस छोटे से मानचित्र पर आ जाएगी। यही आपको यहाँ समझाना चाहते हैं। आइए हम एक लघु नगर के मानचित्र पर वापस जाते हैं। मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब मानचित्र का हर सेंटीमीटर, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर नहीं होगा, वास्तव में जो 1 सेंटीमीटर है वो कई किलोमीटर के बराबर होगा। जैसा कि हमारे मानचित्र के कोने में लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है। अब यहाँ कह रहा है कि माना कि यह 500 मीटर है, मानचित्र का 1 सेंटीमीटर कितना है, 500 मीटर है। तो हम कहेंगे कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर है। अब इस पाठ्यपुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में भारत के मानचित्र को देखिए। अब इसी किताब में जो आप पढ़ रहे हैं, इसी बुक के चैप्टर 5 में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा 5.2, जो कि भारत का मानचित्र है। अपना बुक खोल के उस मानचित्र को देख सकते हैं। स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है। नीचे रूलर से स्केल दिखाई गई है, जिसके लंबाई के ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। सामान्यतः इसका अर्थ यह होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर मापता है वह भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। तो आप भारत का जो नक्शा देखेंगे उसमें पता चलेगा कि जो मानचित्र का 2.5 सेंटीमीटर है, जो मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर है, वह वास्तव में 500 किलोमीटर है। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। तो अगर मानचित्र पे आपको 2 अलग अलग बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मान लो 2 शहर दिखाई दे रहे हैं, 2 शहरों के बीच दूरी कितनी है उस मानचित्र पे नहीं लिखा होगा, लेकिन आप पता लगा सकते हो। क्या करना क्या है, आपको स्केल लेना है, स्केल से उस दूरी को नापना है। दूरी को नापने के बाद क्या करना है, अब जितना भी स्केल में दिया हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, जो भी दे रखा हो, आपको क्या करना है, उस सेंटीमीटर वाली दूरी का उतने से गुणा कर देना है। आपको किलोमीटर में वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब आप ये जान जाओगे कि कितना किलोमीटर है। जैसे मान लो भारत और अमेरिका के बीच में, मान लो मैं कह रहा हूँ, मानने को कह रहा हूँ, वास्तव में नहीं, मान लो भारत और अमेरिका के बीच की दूरी आपके मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर आती है। कितनी आती है? 15 सेंटीमीटर। और लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। मतलब भारत और अमेरिका के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर है, तो 15 × 1000 कर दोगे 15000 किलोमीटर। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आगे चलें। अब कराए कि आइए लघु नगर के मानचित्र, जो आपने भी मानचित्र देखा है एक छोटे से नगर का, उसके दाईं ओर शीर्ष पर स्थित चारों तीरों पर वापस आते हैं। आपने वहाँ 4 तीर देखा था जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर दिखा रहे थे। ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर और घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम, इन्हें चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। किधर घूमने को करा है? घड़ी की सुई का जो दिशा होता है, आपको उधर घूमना है। तो उत्तर से आगे जाओगे घड़ी की सुई की दिशा में तो क्या आएगा? पूर्व आएगा, फिर नीचे जाने पे दक्षिण आएगा, और फिर जाने पे क्या आएगा? पश्चिम आएगा, फिर वापस क्या आएगा? उत्तर आएगा। तो ये चारों क्या है? प्रधान बिंदु हैं एक दिशा के लिए। इनके अतिरिक्त आपको मध्यवर्ती दिशा मिलेंगे। से उत्तर और पूर्व के बीच में क्या होगा? उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या होगा? दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या होगा? उत्तर पश्चिम। तो ये मध्यवर्ती दिशाएं हैं। कहते हैं अधिकतर मानचित्रों में ऊ अक्षर से अंकित एक ही तीर होता है जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। बहुत सारी जगहों पे आपको क्या दिखेगा कि उत्तर को केवल ऊ लिख देंगे, पूर्व को केवल पू लिख देंगे, दक्षिण को केवल द लिख देंगे, और पश्चिम को केवल प लिख के बिंदी लगा देंगे। तो आपको अपने से समझ लेना है कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, पूर्व है, ये पश्चिम है। थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाना सीखिए, बड़े हो रहे हैं आप लोग। अगला है प्रतीक चिन्ह। मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है। घटक मतलब जिनसे वो मिलकर बनता है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख, ड्राइंग्स हैं, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। जो आपने अभी देखा है,
ठीक। इसमें क्या है, छोटे छोटे आकार सब कुछ बना के दिखाया गया है, लेकिन जब आप किसी देश का किसी राज्य का देखोगे तो इतना बड़ा होगा कि वहाँ पे ये सब कुछ बनाना संभव की बात करेंगे तो इतने ज़्यादा भवन हो जाएंगे कि मानचित्र में उन सबको दर्शाना संभव नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, छोटे छोटे चिन्ह, ठीक, जिसका मतलब होगा कि ये चिन्ह रेलवे स्टेशन के लिए है, ये मकान के लिए है, विद्यालय के लिए है, या हॉस्पिटल के लिए है, ये कारखाने के लिए है। कराए इनकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के लिए विभिन्न प्रकार, जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्ग, रेलवे लाइनों और नदी, ताल या वन के लिए प्रतीक चिन्ह। इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाए जा सकते हैं। सबके लिए चिन्ह है, वो चिन्ह मानचित्र पर बना दिया जाता है, जिससे आप समझ लेंगे कि यहाँ पर ये वस्तु मौजूद है। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझें, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत या भारत के भागों के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। उनमें से कुछ चयनित चिन्हों को पृष्ठ 11 के चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आपको नीचे कुछ चिन्ह दिखाए गए हैं। कराए कि अलग अलग जो मानचित्र निर्माता हैं वे क्या करते हैं, चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको आसानी से मानचित्र को समझ पाओ। तो उन चिन्हों को आप देख के समझो कि अगर आप मानचित्र देखने बैठोगे तो आप कैसे पहचानोगे। चलो आगे यहाँ पे अब देखो, ये जो पहला चिन्ह है किसके लिए है, ये रेलवे लाइन के लिए है। रेलवे लाइन में क्या है, बड़ी लाइन। अगर रेलवे लाइन की बड़ी लाइन है जो लंबी के कई 100 किलोमीटर के लिए बनाई गई है, ठीक, तो ये क्या है, बड़ी लाइन है। ये देखिए बड़ी लाइन ऐसे दिखाते हैं। ये क्या है, छोटी रेलवे लाइन है, मतलब कुछ किलोमीटर्स की। और ये क्या है, रेलवे स्टेशन है। अगर ऐसा चिन्ह बना है तो आप समझ जाओगे रेलवे स्टेशन है। अब सड़क पे आ जाओ, अगर ऐसा चिन्ह बना है मतलब पक्की सड़क है, ऐसा चिन्ह बना है मतलब कच्ची सड़क है। सीमाओं पे आओ, अगर ऐसा बिंदु करके दो देश ऐसी बिंदु दिख रही हैं तो मतलब समझो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, दो देशों के बीच की सीमा है। इस तरह का अगर डॉट है कि डॉट बना हुआ है लेकिन लाइनें छोटी छोटी हैं, तो ये दो राज्यों के बीच में की सीमा है, मतलब इसे अंतर्राज्यीय सीमा कहोगे। अगर इस तरह की लाइंस दिख रही हैं आपको तो इसे क्या कहोगे, दो जिलों की सीमा, जैसे प्रयागराज मिर्ज़ापुर, प्रयागराज वाराणसी। तो अगर मैप देखोगे तो उनके बीच में इस तरह की आपको रेखाएं दिखेंगी। उत्तर प्रदेश बिहार में आपको ऐसी रेखाएं दिखेंगी। अब मान लो भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत नेपाल, भारत चीन, उनके बीच में आपको ऐसी सीमा रेखाएं दिखेंगी जब आप मानचित्र देखोगे तब। ये देखो नदी के लिए है, ये जो चिन्ह है कुएं को दिखाता है, ये चिन्ह तालाब को दिखाता है, यह चिन्ह नहर को दिखाता है, यह क्या दिखाता है, सेतु दिखाता है कि कहीं कहीं पे ब्रिज बना होता है तो ब्रिज दिखाता है। ये वाला चिन्ह मंदिर दिखाता है। एक इसको दिखाता है गिरजाघर, गिरजाघर यानी चर्च। एक इसको दिखाता है मस्जिद को दिखाता है। एक इसको दिखाता है छतरी को दिखाता है, यानी कि जिसमें आप जाते हो ना पंजाबी लोगों के उसमें, उसको छतरी बोलते हैं। अब लो, अगर ऐसा लिखा है पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस है, अगर पीटीओ लिखा है तो डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय है, और पीएस लिखा है यानी पुलिस स्टेशन है। इस तरह का बना हुआ है मतलब बस्तियां हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। इस तरह का बना है मतलब कब्रिस्तान है जहाँ पे लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है। इस तरह से दिखा रहे हैं मतलब पेड़ है वहाँ पे, ठीक है, और ऐसा दिखा रहे हैं मतलब घास है। तो ये प्रतीक चिन्ह है जिसकी मदद से आप मानचित्र को देख के समझ जाओगे कहाँ पे कौन सी चीज़ उपस्थित है। हाँ, इस शब्द के लिए देखो मैं भूल गया था, इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो ये गुरुद्वारे का चिन्ह है। अगला है पृथ्वी का मानचित्रण। अब इस पूरी पृथ्वी का मानचित्रण हम कैसे करेंगे, मानचित्र कैसे बनाएंगे। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है, मतलब यह एक ऐसे चपटी हुई सीट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गोलाकार संरचना है पृथ्वी, ठीक। इसलिए इसका मानचित्र बनाना थोड़ा सा कठिन होता है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, लेकिन हाँ एक पूरी तरीके से गोलाकार भी नहीं है, ठीक। अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। हम इसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से गोलाकार मानेंगे। हम व्यवहार में इसे गोलाकार मानते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कैसी है आपको बताता हूँ मैं बना के।
कुछ इस तरह की संरचना है, तो व्यवहार में हम इसको गोलाकार ही मान लेते हैं। कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं है। ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि उसके पास उसके छिलकों को केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हों। इसके बाद एक मेज़ पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि किनारों को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते। अब आपके पास एक आ गया कि आपको संतरा छीलना है, इस तरह से छीलना है कि उसके टुकड़े क्या हो, 3-4 टुकड़े से ज़्यादा नहीं निकले। और फिर उन्हें कागज़ पे क्या करना है, चिपकाना भी है। जब आप कागज़ पे उसको चिपकाएंगे तो देखेंगे कि आपको थोड़ा मोड़ा उसमें से तोड़ना पड़ेगा, आप एकदम सही नहीं रख पाएंगे। आप एक ग्लोब पर विचार कीजिए। अब भाई जैसे संतरे के टुकड़े की तरह वैसे ही पृथ्वी का, जब आप गोलाकार है पृथ्वी, तो उसका मानचित्र बनाएंगे तो थोड़ी सी कठिनाई आ जाएगी। अब एक ग्लोब पर विचार कीजिए जो एक गोल आकृति जैसा है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। इस पृथ्वी पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई वह भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती है। क्रिया ग्लोब जो है, जिसपे हम क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी को दर्शा देते हैं। हर शहर, राज्य, महासागर, नदी, झील, झरना, तालाब सब कुछ दिखा देते हैं। ठीक है। तो जो जिस पे हम दिखाते हैं या गोलाकार वस्तु जो है वह प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बन सकती है, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। हमारे यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। हम क्या करेंगे, पृथ्वी को दिखाने वाले, दर्शाने वाले एक प्रतिनिधित्व, जिससे हम ये मानेंगे कि हम इससे पूरी पृथ्वी का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी पे कौन सी वस्तु कहाँ पे बनी हुई है, इसे हमें मालूम हो जाएगा, तो वह ग्लोब होगा। चूँकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान गोलाकार होता है, इसलिए ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। तो एक मानचित्र पे जितना अच्छा हम पृथ्वी को नहीं समझ पाएंगे, उससे बेहतर हम कहाँ समझेंगे, ग्लोब पे समझेंगे। क्योंकि हम मानचित्र पे तो उसको फैला के दिखाएंगे तो थोड़ा सा समझना कठिन होगा। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि आप संतरे को छीलिए और फिर उसको फैला के सीधा करिए, आपको दिक्कत आएगी। तो वही करा कि अगर हम ग्लोब पे देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझेंगे और एक मानचित्र पे हमको थोड़ी सी दिक्कत होगी। आइए इसकी कुछ विशेषताओं का पता करें। अब ग्लोब में क्या क्या चीज़ें हमको जाननी है उसे देखते हैं। पहला है निर्देशांक को समझना। पहला ग्लोब के बारे में क्या जाना है, निर्देशांक। किसी नगर या कस्बे को एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र यह नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है। ठीक, अब आपको कल्पना करना है कि बाजार में जाओ, किसी कॉपी किताब की दुकान पे खड़े हो जाओ। अब आपके मित्र को बुलाना है कि यार मैं इस दुकान पे हूँ, मुझे मिलने आ जाओ। उसे कैसे बताओगे? देखो हम नॉर्मली ऐसे बताते हैं कि उस सड़क से प्रवेश करो, ठीक है, और उस वहाँ से दुकानों को गिनना शुरू करो, इस गिनते हुए आओ, मैं 7वें नंबर की दुकान पे खड़ा हूँ। तो आपका मित्र वहाँ से गिनते हुए आएगा कि तुम बता दोगे कि मैं दाहिने पटरी पे खड़ा हूँ, तो दुकान को गिनते हुए दाहिने पटरी पे उस दुकान को दिखेगा, फिर आपसे मिलने आ जाएगा। यहाँ देखो बता रहे हैं, अतः आप उसे इस प्रकार का निर्देश देंगे, प्रवेश द्वार से पश्चिमी पंक्ति की प्रवेश द्वार से जो पश्चिमी पंक्ति है उसकी 7वीं दुकान पर साढ़े 6 बजे मुझसे मिले। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा, बिल्कुल कर लेगा। जब इस तरीके से आप उसको अपनी लोकेशन देंगे तो आपका लोकेशन पता करके पहुंच जाएगा। अब शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आपके सामने देखो शतरंज भी दिखाई दे रहा है पीछे। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर क से ज तक और दोनों ओर के बीच अंक 1 से 8 तक लगाए जाते हैं। इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। यहाँ पर सफ़ेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़कर एक बहुत सामान्य चाल खेल का आरंभ किया गया है, अतः प्यादा घ 2 से घ 4 की ओर आगे बढ़ा है। एक बार हम पीछे उस डायग्राम को देखते हैं। अभी लीजिए, इस तरह की जो लाइन, इसको हम क ख ग घ अंग च छ ज ऐसे दिखा देते हैं। और इस वाले को कैसे दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखोगे कि जो प्यादा है वो किस में से निकल रहा है, घ वाले में से निकल रहा है। ये आपकी रानी है, क्वीन। ठीक, दूसरे पे तो पहले से था, यहाँ पे वो पहले से था। यहाँ से कितना कदम आगे बढ़ा, 2 कदम आगे बढ़ा, तो 2 से कहाँ पहुँच गया, 4 पे। उसी को कह रहा है कि प्यादा जो है वह घ में 2 से 4 तक गया। अब मान लो
ए वाला प्यादा यहाँ चला जाता, तो हम क्या बोलते, 6 में 2 से 5 पर गया। ठीक है ना, बात समझे आप लोग कि नहीं समझे? इन 2 उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जाता है। मतलब वह तरीका जिससे हम किसी को अपनी वास्तविक स्थिति समझा पाते हैं, बता पाते हैं कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, उस प्रणाली को ही हम निर्देशांक प्रणाली कहते हैं। तो अभी जो हमने समझा वो क्या है, निर्देशांक प्रणाली है। इन 2 निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्गाकृति को भी ठीक ठाक निर्धारित किया जा सकता है। तो ये देखो, निर्देशांक का इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छे से शतरंज के पटल पे हो चाहे दुकान की स्थिति, दोनों को बताने में सफल हुए। मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांकों की इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें यह प्रणाली कैसे काम करती है। तो ये निर्देशांक प्रणाली है, मतलब निश्चित स्थान को दर्शाना। ये काम कैसे करेगा ये देखो। पहला है अक्षांश। क्या है? अक्षांश। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। ग्लोब को दोबारा देखो। इस पर उत्तर और दक्षिण, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए। जब यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु 2 ध्रुव हैं। इनके मध्य में भूमध्य रेखा होती है और उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। अब चलो मैं आपके लिए एक अपने से नॉर्मल सा गोला बनाता हूँ। हम मान लेंगे ये क्या है, ग्लोब है। यहाँ ग्लोब में आपको एक सीधी सी ऐसी लाइन दिखाई देगी। ठीक, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इसे हम क्या बोलते हैं, ये आपकी भूमध्य रेखा है। जो बीच वाली लाइन है जिसको मैंने खींच रखा है, यही क्या है, ग्लोब पर आप देखेंगे तो आपको ये लाइन बड़े आराम से दिखेगी। ये क्या है, भूमध्य रेखा है। इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। क्या मानते हैं? ये 0 डिग्री पे है। उधर इस साइड ऊपर की तरफ क्या होता है, इधर उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे की ओर क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। तो अब भूमध्य से हम उत्तर में जाएंगे तो पूरा हमको उत्तरी ध्रुव मिलेगा और दक्षिण की ओर आएंगे तो दक्षिणी ध्रुव मिलेगा। तो पहला आपको काम यही बोला था कि उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। तो एकदम बीचों बीच जो लाइन है वही क्या है, विषुवत वृत्त है या भूमध्य रेखा है। शब्द को याद करिएगा, थोड़ा शब्द आपको अगर याद नहीं रहेंगे तो समझने में दिक्कत आती है। तो इसी रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त भी कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुव में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। अब कल्पना कर लो कि यहीं खड़े हो, मान लो, ठीक है, भले नहीं हो लेकिन मान तो सकते हो ना। अब क्या है, आप इनमें से किसी ओर भी क्या करोगे, यात्रा करोगे। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। भाई पहले कहाँ थे, यहाँ पे थे, अब आप इधर जब जाओगे आप में और भूमध्य रेखा में क्या होगी, दूरी बढ़ेगी। भाई पहले आप वहीं पे थे, लेकिन जब आप किसी भी ध्रुव की ओर जाओगे तो आप और उसके बीच में क्या होगी, भूमध्य रेखा के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इस दूरी को मापता है। ठीक, तो जैसे जैसे आप भूमध्य से इस ध्रुव की ओर बढ़ोगे तो आपको और रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे और लाइंस दिखेंगी आपको, ठीक, जिनकी जो गोलाई है वो लगातार छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे हम क्या होंगे, ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, ये रेखाएं क्या होंगी, छोटी होती चली जाएंगी अपने गोलाई में, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। ठीक, आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं। ठीक, तो अब जब आप इधर की ओर बढ़ेंगे तो ये दूरी क्या होगी, अक्षांश कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, अक्षांश कहलाएगी। अब क्या है कि आप कहीं पे भी खड़े होके, ठीक ना, आप आगे बढ़ेंगे कहीं की भी खड़े हो जाएंगे। ठीक, एक काल्पनिक रेखा, आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर, देखो चित्र में देखो समानांतर है एकदम, जैसे भूमध्य रेखा है वैसे ही एकदम समानांतर उसके पैरेलल ही जा रही है। ठीक, और उसकी बीच की दूरी है क्या, वो लगातार जैसे से नीचे की ओर आ रहे हो बढ़ती जा रही है। तो इस जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। कैसे है, पूर्व से पश्चिम की ओर बनी हुई है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, या समानांतर भी कहा जाता है। और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है, मतलब एक गोला बना लेती है। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है। अगर हम पूछेंगे कि सबसे बड़ा वृत्त कौन है, विषुवत वृत्त है। और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे ये वृत्त का जो
की जो लंबाई है वो वृत्त लगातार क्या होगा, छोटा होता जाएगा। जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। ये देखो ये डायग्राम, ये देखो आपको क्या दिखा रहा है, भूमध्य रेखा। कलर चेंज करता हूं, इसको ले लेता हूं। ये क्या है, देखिए आपकी भूमध्य रेखा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 0 डिग्री लिखा है, भूमध्य रेखा है। क्या है, ये भूमध्य रेखा है। जो अब यहाँ पे सामने आपके क्या है, ग्लोब रखा हुआ है। अब इधर से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, हम क्या कहेंगे, उसे अक्षांश कहेंगे। अभी 0 डिग्री पे है, अब जैसे ऊपर की ओर बढ़ोगे, देखो यहाँ पे क्या आ गए, हम 30 डिग्री आ चुके हैं। यहाँ से यहाँ कितना एंगल है, ये 30 डिग्री की दूरी है, तो हम करें 30 डिग्री उत्तर, क्या कर रहे हैं। फिर यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री उत्तर, फिर यहाँ क्या है, 90 डिग्री उत्तर। तो 90 डिग्री इस तरफ हो गया और 90 डिग्री क्या हो जाएगा, नीचे। पूरी की पूरा क्या हो गया, सीधा 180 डिग्री। अगर आप मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स में आपको पता चलेगा कि अगर हम एक सीधी रेखा ऐसे खींचते हैं तो उस पर जो कुल कोण बनता है ऐसा, वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ है। देख रहे हो गोलाकार दिख रहा है आपको ना, तो ये कोण है 180 डिग्री का, क्या है, कोण है। इसको ऐसे 20 से काट दिया गया है। ये 20 से जहाँ से कट हुआ यही आपका क्या हो गया है, भूमध्य रेखा हो गया है। जहाँ से 20 से काटा गया वो क्या बन गया, भूमध्य रेखा बन गया। अब 90 डिग्री उसके इधर उत्तर और 90 डिग्री दूसरी तरफ क्या हो गया, दक्षिण। आगे चलिए, अक्षांशों को अंशों में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं व्यक्त करेंगे, अंश में, डिग्री में व्यक्त करेंगे। बात समझ रहे नहीं, आपको ये भी समझना कि क्यों 100 डिग्री में ले रहे हैं, क्योंकि एक वृत्ताकार गोला है जिसको हम कोण में नाप रहे हैं। परंपरागत रूप से विषुववृत्त अक्षांश 0 डिग्री या 0 अंश है, जबकि दो ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 डिग्री अंश उत्तर और 90 डिग्री अंश दक्षिण है। इसे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के रूप में लिखा जाता है, या 90 अंश उत्तर या 90 अंश दक्षिण के रूप में लिखते हैं। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है, ठीक। अक्षांश का जलवायु से संबंध है। जैसे से अक्षांश क्या होगा, आप जैसे से भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे अक्षांश की ओर, जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कारण क्या होगा पता है, समझाता हूँ। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, ठीक। ऐसी जलवायु को उष्ण जलवायु कहते हैं, ठीक है। भूगोल की भाषा में अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में भूगोल कहते हैं। तो जो पूरा विषुववृत्त है, भूमध्य रेखा, इसके चारों ओर जो पूरा रेखा, इस क्षेत्र में कैसी होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर दो ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं, तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण होती जाती है। मतलब इसे जैसे जैसे दूर जाओगे गर्मी कम होती जाएगी, ठंड बढ़ती जाती है। उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत होती है। एकदम आप यहाँ उत्तर या दक्षिण पे आ जाएंगे, ध्रुव पे आ जाएंगे, तो वहाँ जलवायु कैसा होगा, बहुत ही ठंडा होगा। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और यह भी कि हम एक वर्ष की समयावधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। तो साइंस में अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझा के ही चलता हूँ। अब मान देखो कहानी क्या होती है भाई। ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक, ये गोल है। ये रहा यहाँ पे आपका सूरज, बड़ा सा सूरज। अब सूरज की किरणें पृथ्वी पे पड़ेंगी, ऐसी आएंगी, दिख रहा है ना। इसकी दूरी देखिए, फिर इसकी दूरी देखिए, फिर इसकी दूरी देखिए। देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा की जो दूरी है सूर्य से सबसे पास है। फिर हम जब बीच वाले हिस्से में आ रहे हैं तो दूरी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। और जब हम ध्रुव पे आ रहे हैं, यहाँ पे जब हम यहाँ पहुँच रहे हैं तो दूरी क्या हो जा रही है, बहुत ज़्यादा हो जा रही है। हो रही कि नहीं। तो जितनी सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी, गर्मी को, धूप को पहुँचने में उतना अधिक समय लगेगा, और वहाँ पे गर्मी क्या होगी, उतनी कम रहेगी। तो जब गर्मी कम होगी तो ठंड वहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। तो यही बात है, मुख्य कारण यही है कि जिस वजह से भूमध्य रेखा पे सबसे अधिक गर्मी रहती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक। और जो ध्रुव है वहाँ पे सूर्य का प्रकाश उतने समय तक नहीं पड़ता है, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाती है, ठंड ज़्यादा हो जाती है। यहाँ चित्र को देखिए, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, ठीक, ये देखिए अफ्रीका है जो सामने आपको दिख रहा है। ये एशिया है जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। इधर क्या है, यूरोप है। इधर उत्तरी अमेरिका है, ठीक। और बाकी इसमें डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये एक हिस्सा ही है।
अब बात करते हैं देशांतर की। तो भाई ये जो गोल गोल रेखाएं हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। वहीं अगर मैं ऐसे गोला बना दूं, ठीक, अब ऐसे सीधी सीधी जो रेखाएं हैं, आपको सीधी रेखाएं भी इस पर दिखने को मिलेंगी, इन्हें क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। आप कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए, आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की वजह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। ठीक, मतलब ये कराए कि आप, मैं आपको पहले ग्लोब दिखाता हूँ। आपको जाना कहाँ है, आप मान लो इस रेखा पर हो, कहाँ पे हो आप, इस रेखा पर हो, ठीक। अब इस रेखा से आपको कहाँ जाना है, ध्रुव पे। इस रेखा से कहाँ जाना है, ध्रुव पे। तो इस रेखा से यहाँ आओ, ठीक, इस रेखा पे हो चाहे यहाँ पे आओ, इस रेखा से चाहे यहाँ पे आओ। जो ये वाली दूरी है ये क्या रहेगी, एक समान रहेगी, ये कम या ज़्यादा नहीं होगी। देख रहे हो ना, ये जो सीधा वाली दूरी है, अगर आप सीधे जाना चाहोगे तो आप चाहे इस रेखा से यूरोप से होके जाओ, चाहे एशिया से होके जाओ, अगर इस रेखा पे से आप सीधे जाना चाहते हो ध्रुव की ओर, तो आपकी दूरी क्या होगी, हर जगह से एक समान ही होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक बराबर होगी। और क्यों, क्योंकि ये देशांतर रेखा है। इन रेखाओं को देशांतरी या मुत्तर, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, देशांतरी या मुत्तर, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। ये अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। तो ये रेखाएं एक ध्रुव से मतलब उत्तरी से दक्षिणी जाती हैं, एकदम सीधी सीधी रेखाएं होती हैं, पूरे पृथ्वी पर होती हैं और इनकी लंबाई एक समान होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। आप विज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए। टेबल लैंप ले लीजिए, ग्लोब से दूर रखिए और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातःकाल है। अब ग्लोब को क्या करो, घुमाना शुरू करो, किधर, पूरब की ओर। तो देखोगे कि भाई टेबल लैंप की रोशनी ग्लोब पे पड़ेगी, कुछ हिस्से पर ही रोशनी पड़ेगी, कुछ हिस्सा किधर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। जैसे आप घुमाएंगे तो घुमाने देखेंगे कुछ हिस्सा क्या है, जब घुमाने पे रोशनी में आ रहा है और कुछ किधर जा रहा है, अंधेरे में। जहाँ पे रोशनी आ रहा है वहाँ पे प्रातःकाल है, यानी कि सुबह हुआ, कुछ जगह पे दोपहर होगा, कुछ जगह पे क्या होगा, शाम होगा। और जो हिस्सा पीछे की ओर चला जाएगा वहाँ पे रात्रि हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है, अन्य देश में मध्याह्न भोजन का समय होता है, किसी और देश में रात्रि भोजन का होता है और कहीं पे लोग सो रहे होते हैं। ऐसा हमेशा होता है कि अगर इस समय आप भारत में जाग रहे हो, ठीक है, दिन का समय है, तो बहुत सारे देशों में, ठीक है, अभी क्या हो गया होगा, लंच का टाइम होगा। कुछ जगह पे 4 बज गए होंगे, कुछ जगह पे 7 बज रहे होंगे, कुछ जगह पे 9 बज गए होंगे, लोग डिनर कर रहे हैं। कुछ जगह पे 12 बज गए होंगे, मतलब लोग को सोते कई घंटे हो गया। कुछ जगह पे 3 बज रहे होंगे, कुछ जगह पे सुबह के 5 बज रहे होंगे। मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय होगा, सब जगह एक समान समय नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, पृथ्वी लगातार घूम रही है, तो घूमने की वजह से कुछ हिस्सा लगातार क्या हो रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, मतलब वहाँ अंधेरा हो रहा है, और कुछ लगातार क्या है, रोशनी में आ रहा है। कुछ दोपहर में चल रहे हैं, कुछ शाम के समय चल रहे हैं। इसी कारण एक स्थान में के देशांतर के द्वारा, माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। तो देशांतर की मदद से आप समय नाप सकते हो, आप समय का पता लगाते हो कितना बज रहा है। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यामोत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। अब यहाँ पे एक रेखा को आपको प्रमुख यामोत्तर रेखा मांगना पड़ता है। इसे ग्रीनिच यामोत्तर भी कहते हैं। जो मेन यामोत्तर रेखा है उसे क्या बोलते हैं, ग्रीनिच यामोत्तर कहते हैं। क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली यामोत्तर प्रमुख यामोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। उन्होंने डिसाइड कर दिया कि इंग्लैंड की जो ग्रीनिच वाली जगह है वहाँ से जो यामोत्तर रेखा गुजर रही है उसे हम प्रमुख मान लेंगे, और वहाँ पे क्या मानेंगे, एंगल 0 डिग्री। वहाँ पे एंगल क्या मान लिया जाएगा, 0 डिग्री। अब वहीं से हम क्या करेंगे, पूरी दुनिया का समय नापेंगे। तो भाई भारत और इंग्लैंड के समय में 5.5 घंटे का अंतर है, कि जिस समय पे भारत में शाम के 5:30 बजते हैं उस समय पे इंग्लैंड का में दोपहर के 12 बजते हैं। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है।
यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का माप एक माप है, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख यामोत्तर से दूरी का एक माप है। ठीक, तो देशांतर रेखा भी क्या करेगा, आपको एक माप की तरह काम करेगा, समय में अंतर बताएगा। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है, तरीका वही है। क्यों? क्योंकि जो एक गोला होता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितनी डिग्री का? 360 डिग्री का। तो ये पूरा पृथ्वी क्या है, गोला है। जो हम ऐसे पृथ्वी के ऐसे वाले उसको देखेंगे तो 360 डिग्री कोण मिलेगा, और जब हम केवल इतना देखेंगे पृथ्वी का तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण मिलेगा। तो ये देखो, ये क्या हो गया तुम्हारा, अक्षांश वाला कोण बना रहा है। ये क्या है, अक्षांश वाला कोण। ये वाला क्या है, देशांतर वाला कोण। ये देशांतर का कोण और ये क्या है, अक्षांश का कोण। क्या देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है, पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 डिग्री से 180 डिग्री तक बढ़ता है। ठीक, तो इसको भी ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, अब ऐसे पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर हम दो अलग अलग माप ले लेते हैं। क्या इसमें पश्चिम के लिए प तथा पूर्व के लिए पू वर्णों को जोड़ा जाता है। उदाहरणतया, अब उदाहरण दे रहा है, पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम है। कितना है, 74 डिग्री पश्चिम है। कहाँ से 74 डिग्री पश्चिम है, लंदन के ग्रीनिच वाली जगह से। जो लंदन में ग्रीनिच जगह है वहाँ से न्यूयॉर्क कितना है, 74 डिग्री पश्चिम दिशा में है। जबकि दिल्ली कितना है, 77 डिग्री पूर्व में है ग्रीनिच से। टोक्यो कितना है, 144 डिग्री पूर्व में है। मतलब जापान की टोक्यो की बात हो रही है, जापान की राजधानी जो टोक्यो है वहाँ की बात हो रही है। तो इस तरीके से हम अलग देशों की स्थिति को बता सकते हैं, किससे, देशांतर से, और अक्षांश तो है ही। जैसा कि आप देशांतर के यामोत्तर को ग्लोब पर देख सकते हैं, 180 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री पूर्व, एक ही देशांतर है। इसलिए इस देशांतर को पश्चिम या पूर्व न लिख के 180 डिग्री ही लिखा जाता है। एक बार मैं आपको ग्लोब पे फिर से लेके चलता हूँ ताकि वहाँ पे आप ज़्यादा बेटर समझो। ये देख रहे हो, ये 0 डिग्री क्या है, अक्षांश के लिए। भाई यहाँ से इधर जा रहे हो तो अक्षांश, इधर जा रहे हो तो अक्षांश। ठीक, इधर जा रहे हो तो देशांतर, इधर जा रहे हो तो देशांतर। यहाँ देख रहे हो ना कि 0 से इधर गए तो 30 डिग्री क्या लिखा है, पश्चिम लिखा है इस तरफ के लिए, और इधर क्या लिखा है, 30 डिग्री पूर्व लिखा है। तो ऐसे हम घूम के पूरा कहाँ जाएंगे, पीछे की ओर, जहाँ पे 180 डिग्री पूर्व हो जाएगा। ऐसे घूम के कहाँ चले जाएंगे, इधर से पीछे की ओर जाएंगे पश्चिम से, तो वहाँ भी 180 डिग्री पश्चिम हो जाएगा। तो दोनों जगह को हम 0 ही मानेंगे। हम कहेंगे मतलब 0 क्या, हम सीधे 180 डिग्री कहेंगे वहाँ पे, क्योंकि 180 डिग्री पश्चिम भी है और पूरब भी है, किसी एक का नहीं है, वो दोनों का ही है। तो केवल वहाँ के लिए 180 डिग्री इस्तेमाल किया जाएगा, पश्चिम या पूर्व नहीं लिखा जाएगा। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के दो निर्देशांक होते हैं। ये दोनों मिलकर किसी स्थान के निर्देशांक को बताते हैं। इनके साथ आप पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम हैं। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, मतलब अगर हम अक्षांश से 29 डिग्री उत्तर में आएंगे और उसी पॉइंट से देशांतर रेखा पर 77 डिग्री पूर्व में आएंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, दिल्ली मिल जाएगी। तो इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। यद्यपि यह डिग्री अनुमानिक रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं है। सीधे सीधे 29 डिग्री उत्तर नहीं है और 77 डिग्री पश्चिम पूर्व भी नहीं है। ठीक, यहाँ पे कुछ वैल्यू दशमलव में भी है जिसको यहाँ पे छोड़ दिया गया है, आपको एक सीधा अंक दिया गया है समझाने के लिए। पृथ्वी पृष्ठ 14 पर चित्र 1.3 में नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के यामोत्तर को दर्शाती हैं। यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं जिन्हें ग्रिड रेखाएं कहा जाता है। ग्रिड मतलब एक जाल। तो आपने देखा ना कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक जाल बना हुआ है। ठीक, जाल कैसा बना हुआ है, ऐसे इस तरह की रेखाओं का एक जाल है ना। और फिर क्या है, खड़ी रेखाओं का भी एक जाल है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए, ये जो लाइन है, खड़ी लाइन जो है यहाँ पर, इसी को हम ग्रीनिच यामोत्तर माने हैं। ग्रीनिच जो जगह है यहाँ पे है, जो कहाँ है, लंदन में स्थित है। इसको 0 डिग्री मान लिया गया। अब यहाँ से पृथ्वी के दो भाग कर दिए गए। एक भाग किधर गया, उधर, ये पश्चिमी गोलार्ध है। ये क्या है, पश्चिमी गोलार्ध।
जो इस तरफ आया उसको पूर्वी गोलार्ध। ऐसे ही बीच वाली रेखा से पृथ्वी के 2 भाग किए गए, यहाँ से भी 2 भाग किए गए, तो ये क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो अब आपको समझ आ गया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। ध्यान रखें, तो वास्तव में ग्रीनिच यामोत्तर पहली ज्ञात प्रमुख यामोत्तर रेखा नहीं है, इसके पहले भी लोग यामोत्तर रेखा जानते थे। अतीत में अन्य प्रकार के यामोत्तर भी थे। वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यामोत्तर थी, भारत के पास भी थी। ठीक, ये तो बाद में यूरोप वाले ने कहाँ पे बनाया, ग्रीनिच को बना दिया, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। और यह उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन के मध्य से गुजरती थी। जो भारत की यामोत्तर रेखा थी कहाँ से गुजरती थी, सीधे भारत के उज्जैन से। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। खगोल विद्या मतलब ज्योग्राफी का जो नॉलेज है, ठीक है, इसके लिए क्या था, एक सेंटर के रूप में काम कर रहा था। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर भी यहाँ रहे और उन्होंने अपना कार्य किया। तो वराहमिहिर जो थे काफ़ी प्रसिद्ध क्या थे, खगोलविद थे, और 1500 वर्ष पूर्व ही भारत ने इस रेखा को बताया दिया था इसके बारे में, जिसको भारतीयों ने मध्य रेखा कहा था, और यह उज्जैन से गुजरती थी। भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख यामोत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से परिचित थे। भारत को पहले ही अक्षांश, देशांतर, यामोत्तर सब पता था। उज्जैनी यामोत्तर सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणनाओं के लिए एक प्रमुख संदर्भ बन गया था। इस मानचित्र में उज्जैनी यामोत्तर के निकट के कुछ प्राचीन शहरों को दर्शाया गया है। कुछ शहर इसके अत्यधिक निकट हैं, जबकि अन्य कुछ दूरी पर है। ऐसा इसलिए है कि देशांतर को मापने के लिए सही सही समय रखना आवश्यक है। यह वर्तमान की तुलना में तब उतना सटीक नहीं था। तो वहाँ पे क्या था कि तब टाइमिंग का उतना उनको एग्जैक्ट नहीं था, ठीक, लेकिन उन्होंने यामोत्तर रेखा का ज्ञान भारतीयों को दिया था। यामोत्तर का अक्षांश का यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि देखिए आप, सीधी जो लाइन जा रही है ये क्या है, भारत की यामोत्तर रेखा, जिसको मध्य रेखा कहा जाता है। ये देखिए बंगलौर के पास, मुंबई के पास से महिष्मती, महेश्वर, उज्जैनी, सिगफिक उधर हरियाणा से होते हुए ठीक दिल्ली के पास से ये रेखा क्या कर रही है, गुजर रही है। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ना। अब क्या किया गया है, इस रेखा को फिर से यहाँ देखो भारत को दिखाया गया है, जिसमें देख सकते हैं कि ये भारत है। अब ये जो रेखा है ये वाला, ये क्या है आपका, ये जो ऐसे जा रहा है ये अक्षांश है। ये क्या है, ये वाली क्या है, अक्षांश रेखा है। वहीं जो खड़ी हुई रेखा है उसे आप देशांतर या यामोत्तर रेखा कह दो। तो इसमें भारत को दिखाते हुए उन्होंने रेखा खींची है। भारत का अक्षांश लगभग 8 डिग्री उत्तर से दक्षिण 37 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है। मतलब अक्षांश रेखा में भारत कहाँ स्थित है, 0 डिग्री से नहीं है, 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर में है। और देशांतर कहाँ है, 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक, 2 रंगों में इसको दिखाया गया है। समय क्षेत्र, टाइम जोन को समझना। यहां से अब आगे बढ़ेंगे। समय क्षेत्र, टाइम जोन को समझना। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। तो कैसे पश्चिम, इधर क्या है, इस तरफ है आपका पश्चिम, इधर है आपका पूर्व। घुमाना कैसे है भाई, मतलब आपको ये हो गया डायरेक्शन, आपको ऐसे घुमाना है। क्या करना है, ऐसे घुमा देना है। इसी प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री है। पूरा चक्कर कितना है, 360 डिग्री। अतः इसका अर्थ है प्रति घंटा 15 डिग्री। भाई जब आप क्या करोगे, 360 डिग्री को ठीक किससे डिवाइड करोगे, 24 से, तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। मतलब अगर पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटा बीत जाता है।
अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के यामोत्तर को अंकित कीजिए। अब 0 से क्या करोगे, आगे बढ़ोगे, 0 से 15 डिग्री, फिर कहाँ जाओगे 30 डिग्री, फिर कहाँ जाओगे 45 डिग्री। मतलब यहाँ से अगर शुरू करोगे तो यहाँ के समय में, यहाँ अगर समय मान लो, रुक जाओ, अगर 0 डिग्री वाली जगह पे, 0 डिग्री वाली जगह पे समय क्या है, 12 बज रहा है, रात का 12, तो 15 डिग्री वाली जगह पे क्या बजेगा 1, 30 डिग्री वाली जगह पे क्या बजेगा 2, आगे फिर क्या बजेगा 3, फिर क्या बजेगा 4। इस तरीके से आपका समय क्या होगा, आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका समय क्या होगा, अब 24 टुकड़े हो रहे हैं ना, तो 1 से लेके 12, फिर 12 से फिर क्या होगा दोबारा 1 से लेके 12। तो भाई पहला अगर हम रात्रि से शुरू करेंगे, रात्रि के 12 बजे से, तो 1 बजेगा तो AM, तो पहले 12 घंटे क्या होंगे AM एंटी मेरिडियन, फिर अगले जो 12 घंटे आएंगे उन्हें क्या कहेंगे PM पोस्ट मेरिडियन। तो कह रहा है कि 15 डिग्री, 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री पूर्व प्राप्त करते हैं, और इसी प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए हम 180 डिग्री पूर्व तक पहुंचते हैं। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है तो प्रत्येक 15 डिग्री यामोत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जोड़ता जाता है। यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर 1 बजे का स्थानीय समय है तो 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर 2 बजे होंगे। इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है। उदाहरण यदि 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय प्रातः 11 बजे का है तो 30 डिग्री पश्चिम पर प्रातः 10 बजे होंगे, और इसी क्रम में समय घटता जाएगा। ठीक, तो अगर रात्रि से उधर की ओर जाना शुरू करोगे तो उधर क्या होगा, समय घटेगा। भाई घूम के फिर से वही साइकिल रिपीट होगी ना, 1 से 12, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर पश्चिम की ओर जाओगे तो अगर 12 यहाँ पे, उधर क्या होगा 11 बजे, फिर 10 बजे, उधर रात्रि चलेगा। अगर इधर दिन चल रहा है तो उधर क्या चलेगा, रात्रि चलेगा। अब इन्होंने क्या किया है, दोपहर से शुरू किया है, तो मध्याह्न दोपहर है, तो इधर अपराह्न, इधर क्या है पूर्वाह्न, दोपहर के पहले का समय है। इस विधि का पृथ्वी पर किसी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जा सकता है। पृथ्वी पे आप कहीं भी हो तो इस तरीके से आप समय पता लगा सकते हो, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। किसी देश के अंदर कई स्थानीय समय हो सकते हैं, तो इस तरीके से आप पता लगाने की कोशिश करोगे तो ठीक नहीं होगा। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले यामोत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। हर देश क्या करता है, उनके यामोत्तर से जो रेखा गुजरती है उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड टाइम बनाते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST, ग्रीनिच, जिसे ग्रीनिच मीन टाइम या GMT भी कहा जाता है, पर स्थानीय समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का जो समय है वो ग्रीनिच के समय से कितना आगे चलता है, 5 घंटा 30 मिनट। तो भाई हम ग्रीनिच के हिसाब से अपना समय नहीं रखेंगे, हम अपने यामोत्तर के हिसाब से समय रखते हैं। 12 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ग्रीनिच पे देखेंगे तो वहाँ पे समय क्या चल रहा होगा, दूसरा। यानी कि भाई हमारे यहाँ जब शाम के 5:30 बजेंगे तो लंदन में दोपहर के 12 बजेंगे, तो हम अपने यहाँ 12 नहीं बजाएंगे, हम अपने यहाँ 5:30 बजाएंगे। लंदन में ग्रीनिच में 12 बजेगा। ठीक, हम अपने यहाँ के हिसाब से 24 घंटे टाइमिंग चलाएंगे। ऐसे दुनिया के और भी देश होंगे, ठीक है, किसी के यहाँ 3 बजेगा, किसी के यहाँ 4 बजेगा, किसी के यहाँ 6 बजेगा, किसी के यहाँ 8 बजेगा, उनके यहाँ अपना उनका 24 घंटा सिस्टम होगा। ठीक, तो सब ये बताएंगे कि हमारा जो है ग्रीनिच से इतना आगे या इतना पीछे है। सब क्या करेंगे, इसी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम बता रहे हैं कि हमारा ग्रीनिच से क्या है 5.5 घंटा 30 मिनट आगे है, तो ऐसे ही बाकी लोग भी क्या करेंगे, बताएंगे कि हमारा इतना आगे है। कोई भी देश ग्रीनिच के समय को अपने यहाँ नहीं चलाएगा। यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं, जो ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र क्या व्यापक रूप से पालन करते हैं। यदि पृष्ठ 21 पर दिए गए विश्व मानचित्र पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतया सीधी नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये रेखाएं सीधी नहीं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इनको देखना होता है कि, और साथ में
समय को विभाजित कर रेखाएं इसलिए सीधी नहीं हो पाती हैं। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए जीएमटी में जोड़े अथवा घटाए जाते हैं। तो जोड़ेंगे तो धनात्मक चिन्ह आएगा, घटाएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा। आगे चलें। अभी देखिए आपके सामने विश्व का मानचित्र है। ये देखिए अब यहाँ पे 0 किया गया है, मतलब यहाँ के मिला के मान लो 12 बज रहे हैं। अब यहाँ से 1 घंटा, फिर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ये मान लो दिन का टाइमिंग है तो ये प्लस में दिखा रहा है। इधर वाले को मान लो क्यों रात की टाइमिंग है तो इधर माइनस में दिखा रहा है। अब अलग अलग देशों को देखो। इंग्लैंड ठीक 0 से शुरू हो रहा है, यूरोप में +1 है, यूरोप में ही दूसरे कुछ जगहों पे +2 है, अफ्रीका में भी कुछ जगहों पे +2 है और कुछ जगहों पे +1 है, अफ्रीका के कुछ जगहों पे +2 भी है। ठीक, फिर आ जाओ इस हिस्से पे, यहाँ +4 है, यहाँ +5 है, यहाँ +6 है, रूस में +7, +8, +9, +10, +11, +12, इतने सारे समय हैं। ऐसे ही चीन की बात करें तो चीन के पास भी क्या है +8, +7, ठीक, और +9 तक का टाइमिंग है। चीन का देखो बॉर्डर यहाँ तक आ रहा है। ठीक, चीन के पास +5 भी है, सॉरी भारत के पास आओ, भारत के पास +5 1/2 मतलब 5.5 घंटे एक्स्ट्रा हैं। तो ये कहाँ से है, वहाँ से कि ये सारे इन सारे देशों का समय क्या है, इंग्लैंड के समय से इतना आगे चलता है। यूरोप +1 घंटा आगे, ठीक है, यूरोप के कुछ हिस्से में 2 घंटे आगे, अफ्रीका के कुछ हिस्से में 1 घंटे आगे, 2 घंटे आगे। रूस क्या है आपका शुरू करता है कहाँ से, ये देखिए यहाँ से रूस की शुरुआत हो रही है। ठीक, ये लगभग सारा हिस्सा रूस में ही आता है। ठीक, और जाके कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 12 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक, तो रूस क्या है काफ़ी बड़ा है, इधर यहाँ तक -10, -9, -11, -12 ये भी रूसी के पास है। तो रूस दुनिया का वह देश है जिसके यहाँ पे अलग 11 टाइम जोन्स हैं। तो रूस के पास 11 टाइम जोन्स है। समझ रहे हैं कितना बड़ा देश है। इस स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश का एक मानक समय है। यह हर एक देश में एक जैसा नहीं होता। रूस, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश एकल समय क्षेत्र की दृष्टि से अधिक विशाल हैं। ठीक, मतलब इनके यहाँ एक समय से ज़्यादा समय एक टाइम पे होगा, मतलब एक ही टाइम पे इनके अलग अलग हिस्सों में अलग समय चलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय क्षेत्र और रूस में 11 समय क्षेत्र हैं। मतलब रूस में ही एक टाइम पे अलग अलग 11 समय होंगे, मतलब कहीं पे 1 बजेगा, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे 5, कहीं पे 6, कहीं पे 7, कहीं पे 8, कहीं पे 9, कहीं पे 10 और कहीं पे 11 भी बजेगा। रूस इतना बड़ा है। और अमेरिका में ऐसे ही ये कहीं पे 1 बजा है तो कहीं 2 पे, कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे 5 और कहीं पे 6 बज जाएगा। अमेरिका इतना बड़ा है, जिसका अर्थ यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर रूस में यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए आपको अपनी घड़ी को 10 बार पुनर्समायोजित करना पड़ेगा। मतलब आप एक टाइम जोन से अगर दूसरे टाइम जोन में आएंगे तो आपकी घड़ी को टाइम को 1 घंटा आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे दूसरी से तीसरी जगह पे जाएंगे तो फिर 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कुल मिला के 11 बजे का अंतर होगा, एक से दूसरे में 1 घंटे का अंतर। तो अगर आप एक वाले जोन को पार करके 2 में आ जाएंगे तो एक वाले में 1 बज रहा होगा तो यहाँ पे 2 बजेगा। ठीक, तो आपको अगर 1 घंटा आपको मान लो पहुँचने में लग गया तो आपको अपनी घड़ी का समय 3 बजाना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं बात को ना, कि कहीं पे 1 बजा है तो कहीं पे 2, कहीं पे 3। तो अलग अलग जगह पे जाएंगे तो आपकी घड़ी को समय को आपको बदलना भी पड़ेगा, क्योंकि आप जहाँ से आए हैं वहाँ पे 1 बज रहा था, वहाँ के हिसाब से आपकी घड़ी का टाइम सेट था। लेकिन आप जब दूसरी जगह पे आ गए तो वो जगह क्या है, वहाँ से 1 घंटा फास्ट है, तो आपको अपनी घड़ी का भी समय 1 घंटा आगे करना पड़ेगा। दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएंगे, ठीक, तो अब यहाँ के हिसाब से फिर से आपको अपनी घड़ी के समय को 1 घंटा फास्ट करना पड़ेगा। मेन बात यही है। इसी प्रकार चित्र 1.9 में भारत पर केंद्रित ग्लोब कुछ देशों के जीएमटी के संबंध में मानक समय दर्शाता है। ग्रीनिच पर स्थिर मुख्य आम्योत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जो पीछे की रेखा है जहाँ पे आप पूरा 180 डिग्री घूम के जाएंगे उसे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं +12 और -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। भाई 12 प्लस गए हो 12 माइनस, तो एक ही पॉइंट है ना। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है। अगर आप इसे पार करेंगे तो आपकी तारीख बदल जाएगी। मान लो आप
क्या करें, दिन के 12 बजे से शुरुआत किए, ठीक, और 12 घंटे पार करके उस हिस्से में पहुँचे, कहाँ पे, -12 वाले के पास। तो आप इधर का पूरा क्या हुआ, एक रात बीत गई, ठीक, और आपने अगले दिन में एंट्री मार ली। जैसे हम क्या करते हैं, रात के 12 बजने के बाद हमारी तारीख बदलती है ना, ये बात आप समझते हैं। जैसे रात का 12:01 होता है, ठीक, अगर तारीख 10 है तो 10 से क्या हो जाता है, आप मान लो 10 में जी रहे थे, ठीक, आप 10 में सोए और 12:01 पे उठे, तो आप देखोगे कि 12:01 पे आपकी घड़ी में समय क्या दिखाया, तारीख क्या दिखाएगा, 10 तारीख से 11 तारीख दिखाएगा। तो ऐसे अगर आप 12 घंटे पार कर जाते हो, वहाँ पे पहुँचते हो, तो आपको तारीख में बदलाव करना पड़ेगा, तारीख बदलेगी। यदि आप पूर्व की ओर से यात्रा करते हो, इसे पार करते हैं, किधर से जा रहे हो, पूरब से जा रहे हो, तो आप एक दिन, मान लीजिए सोमवार से रविवार, घटाएंगे, ठीक है, पश्चिम से पूरब जाएंगे तो बढ़ेंगे, ठीक, और पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो घटाएंगे। यदि आप पश्चिम की ओर से इसे पार करते हैं तो आप एक दिन रविवार से सोमवार जोड़ेंगे। हमने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर है, लेकिन यह कुछ देशों के में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। तो हल्का टेढ़ी मेढ़ी इसलिए होती है कि उनका जो एक ही दिन है वह क्या हो, अलग अलग समय में न जाए। आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। क्वेश्चंस हैं, ठीक, जो आपको करने हैं। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, मैं आपको अच्छे से इस चैप्टर को समझा पाया हूँ, तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।